डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी की ओर से सभी को नमस्कार। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व के वीडियो में हमने समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, संस्थाएं और समाजीकरण के स्तर आदि पर चर्चा करी और अब इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आए हैं समाजीकरण के सिद्धांत। समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने समाजीकरण के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत आत्म या स्वयं के विकास के आधार पर विकसित किए गए हैं। आत्म या स्व तो एक मानसिक तत्व है, शारीरिक सत्ता नहीं है। स्व समाजीकरण का केंद्र बिंदु है। इसका उद्भव और क्रमिक विकास होता है। स्व का विकास बालक के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने पर होता है। ये सभी कौन कौन से? शारीरिक संपर्क और वातावरण से संपर्क, ये सभी मिलकर के व्यक्ति में आदतों के निर्माण में सहयोग करते हैं। ये जन्म के समय विद्यमान नहीं रहते, ये सामाजिक अनुभवों से ही विकसित होते हैं। बालक को स्वयं, उसके संदर्भ में और अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में उसके अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। व्यक्ति के समाजीकरण में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, परिवार आदि के साथ साथ आत्म की भावना, सुझाव, अनुकरण, संकेत, मनोग्रंथियाँ आदि मनोवैज्ञानिक तथ्य भी समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक हैं। अब हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांतों का चयन करते हुए उन पर चर्चा करते हैं। कूले का सिद्धांत, इसे आत्मदर्पण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत में व्यक्ति के स्व का विकास उसके समाज के संपर्क में आने पर ही होता है। समाज उसके लिए एक दर्पण का कार्य करता है। बच्चा भी समाज रूपी दर्पण में स्वयं की छवि को देखने लगता है और उसी के आधार पर अपने विषय में यह धारणा बना लेता है कि वह कैसा है और इसी के आधार पर बालक में श्रेष्ठता अथवा हीनता के विचारों का उदय होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के विषय में दूसरों की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वयं का निर्माण करता है। कूले ने अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण स्थितियां बताई हैं कि अन्य लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट, अन्यों की राय के आधार पर अपने विषय में मैं क्या सोचता हूँ। नेक्स्ट, अपने विषय में सोचकर स्वयं को कैसा मानता हूँ। व्यक्ति जब स्वयं के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है और वह अपना संबंध अन्यों से स्थापित करता है तो उसे पता लगता है कि अन्य व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसे स्वयं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यह स्थिति ही स्वयं की निर्धारक है और उसके आधार पर व्यक्ति समाज के साथ अपना अनुकूलन करने का प्रयास करने लगता है। अपने विषय में जो धारणाएं बनाता है, समाज, राष्ट्र के अन्य व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि समाज के लोगों की राय के आधार पर ही व्यक्ति स्वयं का निर्धारण करता है। अपने विषय में दूसरों की प्रतिक्रियाओं से ही व्यक्ति स्वयं का निर्माण करता है, किंतु कई बार अन्य व्यक्तियों के द्वारा
बताई गई बातों या राय उसके स्वयं की सोच से भिन्न हो सकती है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों के द्वारा दी गई राय को वह कई बार गलत समझ लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति को यदि हमेशा ये कहा जाए कि आप में शारीरिक क्षमता खूब है, तो वह कुछ समय के पश्चात ये सोचने लगता है कि मैं शारीरिक रूप से पुष्ट हूँ। और ऐसा ही विपरीत भी हम ले सकते हैं, जैसे किसी सुंदर लड़की को बार बार ये कहा जाए जन्म से ही कि आप कुरूप हो, तो वह सुंदर होते हुए भी अपने आप को हेय दृष्टि से देखने लगती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति की स्वयं विषयक धारणा सदैव वस्तुनिष्ठ ही हो, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की राय स्वयं के बारे में प्रतिछाया के रूप में दिखाई देती है और उसी के आधार पर वह अपने विषय में अनुमान लगा लेता है। अपनी स्वयं की कमियों को दूर करना, सामाजिक गुणों को विकसित करना, इस प्रकार समाज से अनुकूलन करता हुआ वह स्वयं को सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, मीड का सिद्धांत। G.H. मीड महोदय ने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। इसके अंतर्गत मीड ने माना है कि आत्मचेतना स्वयं की संरचना का आधार है, जो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति और विकास सामाजिक अनुभवों और क्रियाओं की प्रतिक्रिया से होता है। समाज के संपर्क के कारण उसमें यह समझ आती है कि उसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए अथवा लोग उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। व्यक्ति अन्यों को देख कर के व्यवहार करना सीखता है। जैसे माता पिता बच्चों का जैसे लालन पालन करते हैं, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसी प्रकार का व्यवहार बच्चा खेल में गुड्डे गुड़ियों के साथ करता है। आत्मचेतना के विकास को स्पष्ट करते हुए मीड ने कहा है कि इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, मैं और मुझे। मैं से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से, और मुझे से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को अन्यों के द्वारा देखना, अर्थात अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया से है, जिसे वह आभ्यंतरीकृत करता है। मैं और मुझे में अंतःक्रिया होने का परिणाम स्वयं का विकास है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण का तात्पर्य स्वयं का विकास है और स्वयं की उत्पत्ति सामाजिक अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया से होती है, जिसके लिए भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, फ्रायड का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड महोदय ने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर स्पष्ट किया है। इन्होंने मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है: चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन के अंतर्गत मानसिक क्रियाएं सर्वाधिक तीव्र होती हैं और इसे हम चेतन अवस्था भी कहते हैं। अवचेतन मन, इसे अर्धचेतन अवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मन की वह स्थिति है जिससे व्यक्ति परिचित नहीं होता, किंतु
वह विचार जो अर्धचेतन मन में हैं कुछ क्षणों में ही चेतन अवस्था में आ जाते हैं। स्मरण शक्ति, विचार एवं तर्क शक्ति की सहायता से यह चेतन स्तर में आ जाते हैं। अचेतन अवस्था, यह अवस्था हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा भाग होता है, अर्थात हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भाग अचेतन में दबा हुआ रहता है। हमारी अनेक दमित इच्छाओं तथा भावनाओं के द्वारा उस व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अनायास मुख से असंगत बात का निकल जाना इसी का परिणाम है। फ्रायड महोदय ने समस्त मानसिक और शारीरिक व्यवहार के पीछे काम प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना है, जिसे लिबिडो नाम से इन्होंने संबोधित किया है। इनका मानना है कि मित्रता, स्नेह, सहानुभूति, वात्सल्य, कामुकता आदि सभी प्रेम से संबंधित व्यवहारों की उत्पत्ति लिबिडो से ही होती है। का यह सिद्धांत 3 अवधारणाओं पर आधारित है: इड, अहम, परमअहम। इड, इसका कार्य क्षेत्र अचेतन मन है। यह व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का आधार माना जाता है। इसका संबंध मूल प्रवृत्तियों और जन्मजात प्रवृत्तियों से होता है। इड को काम प्रवृत्ति का भंडार कहा जाता है, जिसमें समस्त दमित इच्छाएं, विचार, अनुभूतियां आदि रहते हैं। इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता है। अहम, ईगो, यह सामान्य विवेक है। इसका बहुत बड़ा भाग चेतन और तार्किक प्रवृत्ति का है, वातावरण जन्य और वास्तविक होता है। इसके ऊपर नियंत्रण करता है। इस प्रकार अहम मन का शासक है और व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश देता है। परम अहम, सुपर ईगो, परम अहम का संबंध नैतिक आदर्शों और मान्यताओं से होता है। परम अहम का कार्य अहम पर नियंत्रण करना होता है और समाज विरोधी कार्यों पर नैतिक बंधन लगाना होता है। साथ ही मन और धारणा का विकास करना इसी का कार्य है। व्यक्ति की सामाजिकरण की प्रक्रिया में परम अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्खीम का सिद्धांत। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में दुर्खीम महोदय ने सामाजिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिकरण का सिद्धांत व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों पर आधारित है। व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व दिया है। दुर्खीम महोदय कहते हैं कि प्रत्येक समाज की कुछ मूल्य, आदर्श, विश्वास, विचार, धारणाएं एवं व्यवहार आदि इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें समाज के सभी व्यक्तियों को स्वीकार करना होता है। ये सभी व्यवहार व्यक्तियों को सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं और सभी के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, धारणाओं, विश्वासों और व्यवहारों आदि की पालना व्यक्ति को करनी होती है, अर्थात इनकी पालना करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। ये नैतिकता से आबद्ध होते हैं और इनकी अवहेलना पर समाज के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। इनसे व्यक्ति सीखता है और इन्हें आत्मसात करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों आदि को प्रतिनिधानों के नाम से जाना जाता है और इनसे सामूहिक चेतना का विकास होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे व्यक्ति का सामाजिकरण होता रहता है। इसी के साथ हमारा ये सामाजिकरण का टॉपिक
पूर्ण होता है।